हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी बेहतर होंगे। तो आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपके बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने। चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे अभाज्य गुणनखंड। यदि किसी संख्या के गुणनखंड अभाज्य हैं तो दी गई संख्या के सभी गुणनखंडों को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। उदाहरण 8 देखिए बच्चों, 3 और 5 15 के अभाज्य गुणनखंड है, राइट। सो किसी संख्या को केवल अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अभाज्य गुणनखंड सदा अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है बच्चों, जो अभाज्य गुणनखंड आप निकालते हैं वो सदा क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। प्राइम नंबर्स पढ़ा था हमने। जैसे कि देखिए 20 का आपने जब आपने अभाज्य गुणनखंड किया तो दो भी इसमें क्या है, अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या। उसी तरीके से जब आपने 40 का अभाज्य गुणनखंड किया तो यहाँ पे देखिए 3 बार 2 रिपीट हो रहा है और ये 5, ये तीनों चारों संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। यहाँ 2 और 5 40 और 20 के अभाज्य गुणनखंड है। नाउ अभाज्य गुणनखंड की निम्न विधि वृक्ष गुणनखंड विधि कहलाती है। जैसे कि देखिए बच्चों, 40 को पहले हमने ब्रेक डाउन किया 2 गुना 20 में, फिर 20 को अगेन ब्रेक डाउन किया 2 गुना 10 में, 10 को अगेन ब्रेक डाउन किया 2 गुना 5 में। तो कैसे टूटा ये, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, है ना। अब ये जो आपका सेट निकला, ये क्या है, ये है अभाज्य गुणनखंड। सेम बच्चों यहाँ पे भी चाहे तो आप और भी तरीकों से इसे तोड़ सकते हैं। जैसे कि 40 को आप 5 गुना 8 लिख सकते हैं, फिर 8 को 2 गुना 4, फिर 4 को 2 गुना 2। अगेन ध्यान से देखिए वही नंबर रिपीट हो रहे हैं, 5 2 2 2, है ना। तो यहाँ पे भी वही सेम आखिरी में आपको अभाज्य गुणनखंड मिलेगा। नोट कीजिए बच्चों, यहाँ पे एक के अतिरिक्त सभी प्राकृत संख्या या तो अभाज्य होती है अथवा भाज्य होती है। हर भाज्य संख्या एक और केवल एक तरीके से अभाज्य गुणनखंडों में गुणनखंडित की जा सकती है, चाहे उसके गुणनखंडों का क्रम कुछ भी हो, यह अभाज्य गुणनखंड का गुणन कहलाती है। अब बच्चों देखिए, जैसे मैंने भी आपको बताया था, चाहे आप किसी भी तरीके से इसे गुणा मतलब भाग कर लो, ठीक है, तोड़ लो। जैसे आपने 2 गुना 20 किया, 5 गुना 8 किया, बट आखिरी में जो आपको फाइनल आंसर मिल रहा है वो क्या, 3 बार 2 3 बार 2, 1 बार 5 1 बार 5, ऐसे ही मिल रहा है ना। तो उसी तरीके से बच्चों उदाहरण के थ्रू समझते हैं। अभाज्य गुणनखंड की वृक्ष विधि से निम्न के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। जैसे कि 256, तो 256 को आपने 2 गुना 128 किया, फिर 128 को 2 गुना 64, 64 को 2 गुना 32, 32 को 2 गुना 16, 16 को 2 गुना 8, 8 को 2 गुना 4 और 4 को 2 गुना 2। तो इस तरीके से कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आठों बार क्या आया, 2 आया। तो बच्चों आप क्या कहेंगे, ये इसका प्राइम यानी अभाज्य गुणनखंड है। प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट इज अभाज्य गुणनखंड। उसी तरीके से 525 का आपने किया तो आपको पता है ये 3 से भाग हो रहा है, 3 गुना 175, फिर 175 को तोड़ा तो 5 गुना 35, और 35 को तोड़ा 5 गुना 7। तो कितना हुआ बच्चों, 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7। तो देखिए 3 5 और 7, ये तीनों जो 3 संख्याएं हैं, ये 3 जो अंक है 3 और 5 और 7, ये तीनों क्या है, इस दी गई संख्या के क्या है, अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक, क्या है बच्चों, वह सबसे बड़ी संख्या जो 2 या अथवा 2 से अधिक संख्याओं का सार गुणनखंड हो और उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अथवा महत्तम उभयनिष्ठ विभाजक कहलाता है। अर्थात 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच का अधिकतम मान का गुणनखंड महत्तम समापवर्तक कहलाता है। अब बच्चों देखिए किस तरीके से इसे समझना है, आपको 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी हो सकती है। जब आप उनका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करते वक्त आपको ये देखना है, ये कॉमन है, ये भी कॉमन, कॉमन 6 कॉमन। अब कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा। देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सर्व गुणनखंड हो, उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अथवा महत्तम उभयनिष्ठ कहलाता है। अर्थात 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच का अधिकतम मान गुणनखंड कहलाता है। यहाँ यह स्पष्ट है कि संख्याएं जो आपको दे रखी है, कौन कौन सी दो संख्या, 30 और 36 में 1 2 3 और 6 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कॉमन फैक्टर है, राइट। तो यहाँ इनका अधिकतम उभयनिष्ठ मान अर्थात सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड क्या है बच्चों, 6। हाईएस्ट कॉमन सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है बच्चों, 6, राइट। तो इस तरीके से बच्चों आपको निकालना होता है क्या, महत्तम समापवर्तक 6।
समझ में आया? चलिए, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की दो विधियां हैं। कौन कौन सी? पहली है बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, जो कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन, और भागफल विधि जिसमें आप डिवाइड करते हो, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। पहला देखिए, इस विधि में हम दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब हम उभयनिष्ठ गुणनखंड लेते हैं और इन संख्याओं का गुणन दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। अब देखिए कैसे। आपको दो संख्या दी है 75 और 60, उदाहरण के थ्रू देख रहे हैं। 75 और 60 दो संख्या दी है, उनका महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसका आया 3 गुना 5 गुना 5, ठीक है। इसका क्या आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब देखिए दोनों में 3 और 5 क्या आया कॉमन, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। तो आप कह सकते हो कि 3 और 5 यानी कितना हुआ 15, क्या है इसका HCF, यानी आप कह सकते हो महत्तम समापवर्तक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, भागफल विधि द्वारा। भागफल विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो हम दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग विधि द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि में हम दी गई संख्याओं को किसी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग करते हैं। किसी एक उभयनिष्ठ, ठीक है, दो संख्याएं होती है, किसी एक से भाग करना होता है। यदि कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो हम भागफल को उससे भाग करेंगे। यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि शेष भागफल क्या ना आ जाए बच्चों, किसी उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित ना हो। इन उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। उदाहरण देखिए बच्चों एक यहाँ पे, फिर उसके बाद हम बाकी चीज समझेंगे। भागफल विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। देखिए यहाँ पे आपको 3 अंक दिए हुए हैं, कौन कौन से? 72, 36 और 84। भाग कीजिए, आपको दिख रहा है कि ये 2 से भाग हो रहा है ना। तो 2 से भाग करने पे 36, 18 और 42। फिर से 2 से भाग कीजिए, 18, 9 और 21। क्या अब कोई संख्या इनमें से ऐसी है जो 2 से भाग हो रही हो? बिल्कुल। यहाँ पे देखिए 2 हो रही है ना, 18 हो रही है, 9 और 21 नहीं हो रही। बट हमें क्या चाहिए, तीनों अंकों को भाग करना है। तो तीन जो संख्याएं हैं वो किस नंबर से भाग हो सकती है? 3 से। 3, 3 6 18, 3 3 9, 3 7 21। अब तीनों जो संख्याएं हैं किसी कॉमन नंबर से क्या नहीं हो रही, भाग नहीं हो रही। तो 2, 2 और 3, तो कितना हुआ बच्चों, इन्हें करिए 12। कितना आया? 2 2 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब 12 हम कह सकते हैं कि इन तीनों अंकों का क्या है, महत्तम समापवर्तक है। उसी तरीके से बच्चों इसका देखिए 3 से भाग हो रही है 75 बार में, 150 बार में। फिर से 3 से भाग हो रही है ये 25 बार में, 50 बार में। अब 5 से भाग होगी, 5 पंजे 25, 5 को 10 बार से 50, फिर 5 एकम 5, 5। अब देखिए बच्चों 1 और 2 बचा। क्या 1 या 2 दोनों कोई कॉमन नंबर से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा। तो 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 पंजे कितना होगा बच्चा? 225। तो 225 इसका क्या निकला, महत्तम समापवर्तक। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये दो विधि समझ में आई आपको महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए, कौन कौन सी? भाग विधि और आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके, जिसे हम बोलते हैं अभाज्य भागफल, ठीक है। देखिए अब अभाज्य गुणनखंड दीर्घ भागफल विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। इसे क्या बोला बच्चों? दीर्घ भागफल। अब देखिए इस विधि में बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग किया जाता है। यदि शेषफल शून्य आए तो छोटी संख्या महत्तम समापवर्तक होगी, और अगर नहीं आती है, शेषफल शून्य नहीं आता है, तो भाजक को शेषफल से भाग देते हैं। भाजक को शेषफल से भाग देते हैं, नया शेषफल ज्ञात करते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक शेषफल क्या नहीं आ जाता बच्चों? शून्य नहीं आ जाता। अंतिम भाजक ही दी गई संख्याओं को क्या कहलाता है? महत्तम समापवर्तक कहलाता है। उदाहरण 4 देखिए, 513 और 783 का आपको दीर्घ भागफल विधि का यूज करते हुए महत्तम समापवर्तक बताना है, ठीक है। तो आपको 783 को भाग देना है 513 से, एक बार में 270 बचा। अब शून्य नहीं आया शेषफल, तो इसको क्या करना है, आपको शेषफल को आपको भाजक बनाना है, और भाजक को आपको क्या बनाना है? देखिए जो शेषफल बचेगा आपका उसे बनाना है, ठीक है, ये भाज्य और ये भाजक। नेक्स्ट आप इसको क्या करेंगे, 270 एक बार में 270, फिर 243 आपका क्या बनेगा? शेषफल। फिर भाग कीजिए और भाग करेंगे, आपको 27 मिलेगा। अब देखिए 27 नीम 243, आखिरी में शेषफल क्या बचा? शून्य। तो ये जो 27 है ये आपका क्या बना? ये आपका बना महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया था आपसे, अगर छोटी संख्या महत्तम समाप शून्य होगी तो छोटी संख्या महत्तम समापवर्तक बन जाएगी। यदि शून्य नहीं होती है तो जो भाजक को शेषफल
से भाग क्या करते हैं, भाजक को शेषफल से भाग देते हैं। तो देखिए जो हमारा भाजक था, हमने क्या किया, शेषफल से भाग किया ना, ये वाला भाजक था, और भाजक को हमने इस शेषफल से क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो यही बच्चों आपको चलाना है, ठीक है रूल। फिर यही फॉलो करते जाना है, आखिरी में आपका जब शेषफल शून्य बचेगा, जो छोटी संख्या होगी वो आपका महत्तम समापवर्तक होगा। नेक्स्ट देखिए, 3 या 3 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। पहले दो संख्याओं को चुनकर उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब इस महत्तम समापवर्तक को तीसरी संख्या का महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाता है। अंतिम महत्तम समापवर्तक की 3 या अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। देखिए कैसे बच्चों, आपको 3 संख्याएं दी हुई है, इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो पहले संख्याएं आपको 180 और 252 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, पहली दो संख्याओं का। तो जब आप इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों, 36। अब जो 36 आया है और जो तीसरी संख्या 324 है, इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए अगेन। तो आपको कितना मिलेगा, 36। अगेन क्या है आपका महत्तम समापवर्तक 36। भाग करना आपको आता है, वही चीजें आपको फॉलो करते रहना है प्रोसीजर को, एंड आपका जो 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है वो 36 आएगा। ऐसे ही अगर 4 संख्याएं दी होंगी तो आपको चौथी संख्या के लिए भी निकालना होगा, ठीक है। नाउ नोट, जब दो संख्याओं में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता तो महत्तम समापवर्तक 1 होता है। ऐसी संख्याओं को अभाज्य युग्म कहते हैं। अभाज्य युग्म आवश्यक नहीं कि अभाज्य संख्याएं हो। संख्या 64 और 125 अभाज्य युग्म है, जबकि दोनों संख्याएं अभाज्य नहीं है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे जब दो संख्याओं में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता तो उस केस में क्या करते हैं, जो आपका महत्तम समापवर्तक है HCF है वो कितना होता है, 1 होता है। ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य युग्म कहते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए गुणनखंड के कुछ गुण देखिए। यदि संख्या A संख्या B का गुणनखंड है, ठीक है, तो संख्या A संख्या B के सभी गुणजों जैसे 2b, 3b, 4b का भी गुणनखंड होगा, ठीक है। यदि संख्या A संख्या B और संख्या C का उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो संख्या A B प्लस C और संख्या B माइनस C का भी क्या होगा, गुणनखंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, जैसे 200 आपको 76 दे रखा है और 1242 को लघुत्तम रूप में लिखिए, ठीक है। तो दिए गए भिन्न को लघुत्तम रूप में लाने के लिए हम इनके अंश एवं हर को इनके महत्तम समापवर्तक से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो महत्तम समापवर्तक हमें 138 मिलेगा, ठीक है। अब जब इन्हें सॉल्व करने पर जो महत्तम समापवर्तक हमें 138 मिला है, पहले तो आप भाग कीजिए 276 को और 1242 को किससे, 138 से। जब आप भाग करेंगे तो आपको 2/9 यानी इसका लघुत्तम रूप मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, उदाहरण 7 में क्या बोला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 398, 436 और 542 से भाग देने पर क्रमशः 7, 11 और 15 शेष बचे। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको 398 में से 7, 436 में से 11 और 542 में से 15 घटाने पर हम क्या पाते हैं, ये 3 संख्याएं मिलती हैं। अब इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो पहली विधि बच्चों आपको बताई थी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की, है ना। तीनों को एक साथ लिख लीजिए और तीनों का देखिए कौन सा कॉमन नंबर है जिससे वो भाग हो रहे हैं। तो 17, अब ये भाग नहीं हो सकते, ये तीनों क्या है बच्चों, कि कोई भी कॉमन ऐसा नंबर नहीं बचा समान नंबर जिससे भाग हो सके। तो 17 आपका महत्तम समापवर्तक आया है। द्वितीय विधि देखिए आप क्या है बच्चों, आप 425 को 391 से क्या करेंगे, भाग करेंगे और महत्तम समापवर्तक निकालेंगे 17। अब तीसरी संख्या क्या है, 527, 527 और 17 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो भी 17 ही मिलेगा आपको महत्तम समापवर्तक। तो बच्चों इस केस में आप जान सकते हैं कि आपका महत्तम समापवर्तक 17 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए क्या बोला गया है बच्चों, कपड़े के 120 सेंटीमीटर लंबे और 96 सेंटीमीटर चौड़े कपड़े में से कुछ नष्ट न करते हुए अधिकतम वर्गाकार आकृति के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। जैसे वर्गाकार आकृति के अधिकतम भुजा के लिए हम दिए गए कपड़ों की विमाओं का मौसा ज्ञात करते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। तो देखिए 120 और 96 दे रखा है, तो 120 को आप भाग करेंगे 96 से, ठीक है। जब इसे भाग करेंगे तो आपको पता है कि 24 आपका शेषफल आएगा। अब जो आपका भाजक है उसे क्या करेंगे, आप भाज्य बनाएंगे और शेषफल को आप भाजक बनाएंगे। अब 96 को फिर से 24 से भाग कीजिए, आपका शेषफल बचेगा 0। तो 24 जो आपका है वो क्या आया है, महत्तम समापवर्तक आया है, ठीक है। तो अधिकतम संभव भुजा 24 सेंटीमीटर है, अतः 24 कपड़े के वर्गाकार टुकड़े की संख्या कितनी होगी बच्चों, बताइए, दोनों से भाग कीजिए। देखिए यहाँ पे आपका आया है 120 सेंटीमीटर, तो 120 सेंटीमीटर गुना 96, 24 गुना 24, तो कितना आएगा 20, ठीक है।
तो इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़े। वेरी नाइस। नेक्स्ट, अब देखिए एक चीज और समझिएगा बच्चों, हमने 24 से 2 बार क्यों भाग किया है? इसका रीजन है क्योंकि उसका जो आकार है वो है वर्गाकार, ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर की दोनों साइड्स बराबर होती हैं। अभी आप पढ़ेंगे आगे चल के एरिया और पेरीमीटर के बारे में, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। एक तेल व्यापारी के पास एक ड्रम में 90 लीटर और दूसरे ड्रम में 81 लीटर तेल है। किसी बड़े से बड़ी धारिता वाले पात्र से इन दोनों ड्रमों को पूर्ण खाली किया जा सकता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एक तेल व्यापारी के पास एक ड्रम है जिसमें 90 लीटर और दूसरे ड्रम में कितने लीटर तेल है? 81 लीटर। किसी बड़ी से बड़ी धारिता वाले पात्र से इन दोनों ड्रम को पूर्णतः खाली किया जा सकता है, वो कौन सा होगा? तो बच्चों इसका क्या निकालेंगे? महत्तम समापवर्तक। तो क्या होगा? आपको पता है 81 एकम 81, 9 बचा और फिर 81 को यहाँ लेके आइए, 9 से भाग दीजिए तो आपका शून्य बचा। तो शून्य आपका क्या है? 9 लीटर धारिता वाला पात्र आपको इस्तेमाल करना होगा ताकि आसानी से आपके दोनों ड्रम जो है वो खाली हो जाए। तो पात्र की धारिता क्या होगी? 9 लीटर। अब बच्चों एक्सरसाइज देखिए क्या बोला है 4.1 में, वृक्ष गुणनखंड विधि से निम्न के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसका आप कर लेंगे बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे 36 का बताती हूँ मैं आपको, बाकी या फिर आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इससे देखिए 2 गुना 18, फिर कितना आएगा? 2 गुना 9, ठीक है। फिर ये भी और भी डिवाइड होगा 3 और 3। इस तरीके से आप वृक्ष का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अभी देखिए निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड विधि से म सा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि बताई थी, जैसे कैसे करना है देखिए, 882 का निकालना, ठीक है, फिर 3150 का गुणनखंड करना। दोनों में जो भी कॉमन आए उनको क्या करना है? आपको सर्कल करते रहना है और लास्ट में जो भी कॉमन नंबर आए उनको मल्टीप्लाई करना है, आपका महत्तम समापवर्तक निकल जाएगा। अब देखिए लंबी भागफल विधि में कैसे करना है आपको? लंबी भागफल विधि में आपको रख के इसे भाग करना है कॉमन नंबर से। तो आई होप आप इसे भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, जो हमने जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं उनके बेसिस पे है, इनमें से कौन सा अभाज्य युग्म है? तो ये भी बच्चों सेम एग्जाम्पल के बेसिस पे ही है। नेक्स्ट देखिए दो क्रमागत सम संख्याओं का मौसा क्या होगा? अब बच्चे देखिए दो क्रमागत सम संख्याएं, जैसे कि आप देखिए 2 और 4, इनका मौसा क्या होगा बताइए? तो इनका मौसा क्या हो सकता है? इसका मौसा 2 होगा, है ना। इसी तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। दो क्रमागत विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा? जैसे 1 और 3, ये दोनों क्रमागत है, ठीक है। तो इनका मौसा क्या होगा बच्चों? तो इनका मासा देखिए, इसमें जैसे हम इसको हटाते 3 और 5 को लेते हैं, जब ऐसे केसेस आए तो उन दोनों का गुणनखंड देखिए 3 और 5, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? 1, ठीक है। तो आप समझ रहे हो क्योंकि दोनों में तो कॉमन है ही नहीं ना कुछ भी, तो 1 होगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 275, 1025 और 1570 को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 3, 5 और 7 दिखाए। तो आपको क्या करना है? पहले इसमें से 3 घटाइएगा, 5 घटाइएगा, शेष फल, ठीक है, 6 घटाइएगा, ठीक है। अब जैसे उदाहरण में आपको दिखाती हूँ हमने कैसे समझा है। आपको एक उदाहरण, वो पूर्णता था, देखिए यहाँ पे क्या बोला था? ये 3 अंक है, भाग देने पर क्रमशः उतने बचने चाहिए, ठीक है, शेष बचे। तो हमने क्या करा था? घटा दिया था वो संख्याएं और फिर हमने क्या करा था? भाग करके हमने मौसा निकाला था। चलिए अब यहां जाइए, इस क्वेश्चन में आपको जैसे मैंने अभी बताया, इसमें से 3 घटाइएगा, इसमें से कितना घटाएंगे? 5, और इसमें से कितना घटाएंगे? 6। घटाने के बाद आपको मिलेगा 272, फिर कितना मिलेगा? 1020, फिर 1564, 64। अब इन तीनों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे बच्चों आप। वेरी नाइस। इसका निकालने के बाद आपको जो महत्तम समापवर्तक निकलेगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है खुद ही से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें क्या बोला है, आगे के सारे क्वेश्चन ही उसी तरीके से है, तो उम्मीद है आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। लंबी भागफल विधि से बच्चों इनका क्या करना है? मौसा ज्ञात करना है, तो लंबी भागफल विधि से कर लेंगे आप। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये सारे ही आपको मौसा निकालने हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक भिन्न को लघुत्तम रूप में लिखिए। तो बच्चों कैसे करेंगे? पहले आप इसका क्या निकालेंगे? मौसा निकालेंगे। तो 130 को आप क्या करेंगे? 117 से भाग देंगे। जो भी आएगा आपका 117 से भाग देने पर कितना आएगा बताइए? जैसे कि आपका बचा 23,
है ना। अब यहाँ पे 117 आया, फिर से भाग कीजिए तो कितनी बार में जाएगा, 23 को 5 से गुना करते हैं, 15, 5 बार में 115, तो कितना बचा 2, फिर 23 इधर आया, फिर 2 यहाँ पे, चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला वाला मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, इसे करना कैसे है। 117 बटे 130, ठीक है। सो 130, 117 एक बार में गया, माइनस कीजिए कितना आया बच्चों, माइनस करने पे आया आपका 13, माय बैड, दैट इज 13, वहां पे हमने ज्यादा बचा दिया था, तो ये है 13 बचा। अब 117 को यहाँ पे लाइए, आपको पता है ना 39 से कितना होता है 117, तो ये आपका घट के कितना आया 0, हमने वहां पे गलत कर दिया था, ये वाला आपका सही है क्योंकि हमने वहां पे कितना लिख दिया था शेषफल 23 लिख दिया था ना, तो हमारा गलत हो गया था, 13 बचेगा। फिर 13 को हमें पता है 117 से भाग हो जाता है। अब यहाँ पे महत्तम समापवर्तक कितना मिला 13, तो 13 से भाग कीजिए, ठीक है। तो 13 से जब भाग करेंगे तो ये आएगा 9 और ये कितना बचेगा 10, 9 बटे 10। इसी तरीके से बाकी भी कर लेंगे बच्चों आप, वेरी नाइस। अब देखते हैं बच्चों लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं का सबसे छोटा गुणज होता है। गुणज क्या होता है बच्चों, गुणज ये वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं में प्रत्येक से विभाजित हो जाए, लस कहलाती है। उदाहरण के लिए देखिए 3 और 4 के गुणज यानी मल्टीपल कौन कौन से है बच्चों, 3 के मल्टीपल निकालिए, 4 के मल्टीपल्स निकालिए। अब सबसे छोटा नंबर देखिए जो कॉमन है 12, तो 12 जो है वो क्या है, इसका लसा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लघुत्तम समापवर्तक 2 विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। पहले अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि एचसीएफ में भी यूज होती है, एलसीएम में भी यूज होती है और भागफल विधि भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। इस विधि में हम सबसे पहले हर संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए, उसके बाद इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके सार्व गुणनखंड और वे गुणनखंड जो सार्व नहीं है का गुणनफल होता है। आप समझ रहे हो, जब आप मौसा निकाल रहे थे तो बच्चों उसमें आप सार्व गुणनखंड निकाल रहे थे, ठीक है, पर जो सार्व नहीं थे उसे आप छोड़ रहे थे। बट लघुत्तम में आप क्या कर रहे हो, जो सार्व है और सार्व नहीं है दोनों को ले रहे हो। जैसे कि आपने 100 का गुणनखंड किया, 75 और 125 का गुणनखंड किया, ये सार्व वाले हैं, कॉमन है। जो सार्व नहीं है आपने क्या किया, जैसे देखिए 5 और 5, अब सार्व नहीं है ये 4, है ना, ये सार्व नहीं है और ये सार्व है। अब 1500 क्या आया आपका फाइनल आंसर आया, समझ में आया। इस तरीके से बच्चों आपका लसा निकाला जाता है, क्लियर हुआ, यानी सार्व और असार्व दोनों का गुणनखंड लसा कहलाता है। नोट कीजिए बच्चों, 2 अभाज्य युग्म संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनका गुणनफल होता है। उदाहरण के लिए 5 और 9 का लघुत्तम समापवर्तक 45 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, अभाज्य युग्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों भागफल विधि से लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। इस विधि में जिन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है उनको एक कतार में अर्ध विराम लगाकर अलग करके लिखा जाता है, ठीक है, जैसे हमने पहले एचसीएफ में करा था। सबसे पहले उस छोटी संख्या का भाज्य संख्या से सबको भाग दिया जाता है जो दी गई संख्या में से कम से कम एक को विभाजित कर दे। अभी क्या बोला गया बच्चों, वहां पे क्या कर रहे थे, जब हम मौसा में जब हम भागफल विधि का इस्तेमाल कर रहे थे, हम तीनों संख्याओं को देख रहे थे कि तीनों का कॉमन हमें एक संख्या लेना है जो तीनों को भाग कर सके। पर यहाँ पे क्या बोला है, दी गई संख्याओं में कम से कम एक को विभाजित कर दे, ठीक है। भागफल और वे संख्याएं जो विभाजित नहीं हुई उन्हें अगली कतार में उतार दे। वे पुनः सबसे छोटी अभाज्य संख्या से सबको भाग दिया जाए जो दी गई संख्या में कम से कम एक को विभाजित कर सके। वही सेम प्रोसीजर दोबारा किया। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक अंतिम कतार में क्या ना आ जाए, एक ना आ जाए। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ बच्चों मैं आपको। उदाहरण 12 देखिए, निम्न के लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 36, 48, 96, 2 से भाग हो रहा है, 2, 18, 24 और यहाँ 48 बचा, ठीक है। फिर 2 नीम 18, 2 को 12 से गुना किया 24 और 2 24 गुना 48। फिर अब देखिए बच्चों 9 तो 3 के पहाड़े से जाता है, 12 और 2 के पहाड़े से जा रहा है और 24, तो 2 6 12, 2 को 12 से गुना किया 24, 9 को एज इट इज उतार दिया, ठीक है। फिर 2 9 एज इट इज उतारा, 2 3 6, 2 6 12, अगेन 9 और 3 को एज इट इज उतारा, 2 3 6,
फिर अब देखिए, अब तीनों संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से भाग हो रही है, ठीक है। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये एक एक एज इट इज उतार दिया, तब तक करते रहना है जब तक आखिरी में एक ना आ जाए। अब इन सारी संख्याओं को आपको क्या कर देना है, गुना करना है, और जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा, जो कि आपका लसा है, ठीक है। सेम बच्चों यहाँ पे भी किया, पहले इन्होंने 2 से किया, फिर अगेन 2 से किया, फिर किससे किया बच्चों, 2 से। अब ध्यान से देखिए, 27 तो 3 से जा रहा था, फिर भी 27 को एज इट इज उतारा, ठीक है। अब हमने क्या करा, करते गए, फिर 3 नीम 27, 3 तिया 9, फिर 3 25 75, फिर 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब ये 25 तो 5 से जा रहा है, बट एज इट इज हमने छोड़ दिया, 3 वन 3, 1 एज इट इज, 25 ऐसे ही। अब ये देखिए, दोनों एक हो चुका, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब देखिए, इन सबको गुना कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आएगा 10,800, जो कि क्या है, आपका लसा है, ठीक है। चलिए, इस एग्जाम इनको बहुत ध्यान से बच्चों देखिए, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं। अब उदाहरण 13 देखिए क्या बोला है, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 12, 16, 24 और 36 से पूरी तरह भाग दिया जा सके। सबसे छोटी संख्या आपको क्या ज्ञात करनी है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जिसे 12, 16, 24 और 38 से पूरी तरीके से भाग दिया जा सके। तो देखिए बच्चों, 12, 16, 24 और 36 से भाग देने वाली सबसे छोटी संख्या, इनका लघुत्तम समापवर्त्य होगा, क्या होगा बच्चों, पहले लघुत्तम समापवर्त्य निकालिए। तो लघुत्तम समापवर्त्य आपको निकालना आ गया है ना। तो कितना आया लघुत्तम समापवर्त्य, गुना करेंगे तो 144 आया, ठीक है। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है बच्चों, 10,000। अब 10,000 से जो आपका लघुत्तम समापवर्त्य आया है, उससे भाग कीजिए, कितना आया, 64। अब बच्चों, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 है, 10,000 के निकट 144 के गुणज, यानी 10,000 माइनस 64 और 10,000 प्लस 144 माइनस 64, अर्थात ये आपकी जो संख्याएं हैं, चूंकि हमें पांचों अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, अतः ये संख्या 10,080 होगी। अब बच्चों देखिए, इन्होंने एक्चुअली करा क्या है, जो आपका फाइनल आंसर आया था 64 शेषफल बचा था, इन्होंने क्या करा, 64 जो शेषफल आपका आया था उसे घटाया, ठीक है, जो कि हमें क्या दे रहा था, 9,936 दे रहा था। बट अब हमें पता है कि इसका अगला परफेक्ट नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या, 144 है ना। 64 के बाद अब देखिए 144 में हमने क्या करा, 64 घटा दिया, ठीक है। जब 64 घटाया तो हमें मिला 10,080। अब हमें चाहिए क्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है, क्योंकि ये तो 4 अंक की हो जाएगी, तो हमें 5 अंकों की छोटी संख्या लेनी है, और ये आपका फाइनल आंसर निकला, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए चलिए बच्चों आगे बढ़े। उदाहरण 14 देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 12 और 24 से भाग करने पर शेषफल 16, 10 और 22 होगा। अब देखिए, इसमें भी बच्चों सेम ही एक तरीके से क्वेश्चन पूछा है, यहाँ बोला पूरी तरीके से भाग होना चाहिए, पर यहाँ पे शेषफल ये 3 बचने चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो दी गई संख्याएं हैं उनका क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे, जो कि 72 आएगा। अब यदि 18 से भाग करने पर शेषफल 16 होगा, 12 से भाग करने पर शेषफल 10 होगा, और 24 से भाग करने पर शेषफल 22 होगा, हम देखते हैं कि 18 माइनस 16 कितना आया बच्चों, 2। वहीं पर 12 माइनस 10 2, और 24 माइनस 2 कितना आया, 2, ठीक है। अब देखिए, हर स्थिति में लघुत्तम समापवर्त्य 72 संख्या 18, 12 और 24 से पूर्णतः विभाजित है। यदि हम संख्या 2 कम कर दे तो विभाजक 18 से 2 कम हो जाएगा और शेषफल 16 आ जाएगा, और इसी प्रकार 12 से भाग करने पर शेषफल 10 होगा, और 24 से भाग करने पे शेषफल कितना आएगा बच्चों, 22। तो अतः यह संख्या 72 माइनस 2 कितना होगी, 70 होगी। तो यही पूछा था इन्होंने कि आपको एक सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, जिसे आपको 18 से भाग करना है, 12 से भाग करना है और 24 से भाग करना है, और शेषफल ये बचना चाहिए, 3 संख्याएं, ठीक है। तो आपने क्या करा, सबसे पहले आपने लसा ज्ञात किया, लसा ज्ञात करने के बाद आपने 18 फिर 12 और 24 में से क्या करा, घटा दिया, जो कि आपने वहां पे दिया हुआ था। आपने घटाने पे एक चीज नोटिस करी कि 2 कॉमन आ रहा था हर स्थिति में, है ना। अब हमने देखा कि जो हमारा लसा है 72 है, तो 72 में से जो कॉमन नंबर घटाने पे हमें मिला था 2 था, तो 72 में से हमने 2 घटाया, 70 बचा। तो 70 ही आपका क्या है बच्चों, वो सबसे छोटी संख्या है, जिसे आप अगर 18 से भाग करोगे तो 16 बचेगा, 12 से भाग करोगे तो 10 बचेगा, और 24 से भाग करोगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े।
उदाहरण 15 देखिए बच्चों। नाउ एक खिलौना रेल वृत्ताकार पटरी पर एक चक्कर 4 मिनट में लगाती है, एक अन्य रेल समांतर वृत्ताकार पटरी पर एक चक्कर 5 मिनट में लगाती है। यदि दोनों रेल एक दिशा में एक साथ चलना आरंभ कर दे तो कितने समय बाद वे दोनों स्टेशन पर मिलेंगी जहां से उन्होंने चलना आरंभ किया था। अब बच्चों देखिए इसमें क्या बोला है, पहली पटरी पे जो ट्रेन है वो 4 मिनट लगाती है, दूसरी पटरी पे जो है वो 5 मिनट लगाती है, तो इसका लसा क्या होगा, इसका लसा 20 होगा, है ना। इसका देखिए लसा कितना आया 20। अब बच्चों देखिए लसा निकालने के बाद अतः दोनों रेल 20 मिनट बाद उसी स्टेशन पर मिलेगी जहां उन्होंने चलना आरंभ किया था। क्लियर हुआ। चलिए अब बच्चों अभ्यास देखिए 4.2 निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों उम्मीद है आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। वैसे ही आपको सेकंड में आपको क्या बोला है, भागफल विधि द्वारा ज्ञात करना है। भागफल विधि भी आप ज्ञात कर लेंगे, जैसे कि देखिए 39, 91 और 143 3 से भाग हो रहा है। चलिए करते हैं, एक को क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हम। कितना है बच्चों 39, 91 और 143, है ना। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहला देखिए 3 से भाग हो रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर ये इससे भाग हो रहा है नहीं 91 और 143, ये भी 3 से भाग नहीं हो रहा, पर अब किससे भाग हो रहा है, ये किससे हो रहा है बच्चा 7 से, तो ये 13 एज इट इज, 7 एकम 7, 7 तिया 21, ये किससे हो रहा है, नहीं हो रहा किसी से, तो ये एज इट इज। अब किससे होगा बच्चों 11 से, ये 13 एज इट इज, 13 एज इट इज, 11 एकम 11, 11 11 एकम 11, 3 बचा है, 11 तिया 33। फिर आप देखिए सारे नंबर 13 से भाग हो रहे हैं, 1,1,1, इन तीनों इन सबको गुना कर दीजिए, 3 गुना 7 गुना 11 गुना 13, जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा दैट इज योर क्या है बच्चों लसा। यहाँ पे आपको लसा मिल जाएगा, जो भी आप गुना करके वहां पे निकालेंगे, ठीक है। अब वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 24 और 25, 8, 24 और 35 और 72 से पूरी तरह भाग दिया जा सके। लसा निकाल लेंगे, है ना। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था, ये वाला जो सेम एज इट इज है बच्चों, अभी हमने सॉल्व किया था, देखिए ये वाला पूरी तरीके से भाग दिया जा सके। लसा निकालेंगे, लसा निकालने के बाद आपसे पूछा क्या है सबसे छोटी, ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 24 और 35 और 72 से पूरी तरीके से भाग दिया जा सके। तो सेम एज इट इज उसे एग्जाम्पल की तरह, उदाहरण की तरह, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए भाग करने से प्रत्येक दशा में 5 शेषफल ज्ञात हो, मतलब मिले। तो इसमें भी आपको लसा ही निकालना है, और लसा निकाल के जो आपका 5 है, ठीक है, उससे घटाकर फिर आपको देखना है, जैसे यहाँ पे हमने लास्ट के एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल के बाद ये वाला किया था उदाहरण, जैसे यहाँ पे तो बताया था ना क्रमशः ये बचना चाहिए, पर अगर हर केस में 5 बचना चाहिए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लसा निकालेंगे, लसा निकालने के बाद जो आपको नंबर दिया है उससे उसका 5 से घटाएंगे, और 5 से घटाने के बाद जो भी आपका लसा आएगा उससे घटाने के बाद जो कॉमन नंबर बचेगा उससे आपको घटा देना है, ठीक है। सेम आपको पहले आपको क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करना है, देन इन सारे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई आउट करने हैं। आई होप आप इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई आउट करेंगे बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उनमें से किसी संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता, और लघुत्तम समापवर्तक उनमें से किसी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। दो या अधिक अभाज्य युग्म संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है और लघुत्तम समापवर्तक उनका गुणनफल होता है। अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अधिक अभाज्य युग्म संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं होता, और दूसरा लघुत्तम समापवर्तक उनका गुणनफल होता है। क्लियर, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों महत्तम समापवर्तक उनके लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल होता है, महत्तम समापवर्तक उनके लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप इस प्रॉपर्टी में समझेंगे, दो संख्याएं a और b में यदि a संख्या b का गुणज है, क्या है a b का गुणज है, तो a संख्या और a और b का महत्तम समापवर्तक b संख्या a तथा b का लघुत्तम समापवर्तक होगा। अब देखिए बच्चों ये जो इतने भी पॉइंट्स पढ़े इस पॉइंट्स में आपको कंक्लूड होके मिलेंगे, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक में संबंध। दो संख्याएं दे रखी है a और b, यदि इनका महत्तम समापवर्तक p और लघुत्तम समापवर्तक q है, तो देखिए a इंटू बी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, क्योंकि p आपका क्या है बच्चों, p आपका है महत्तम समापवर्तक, q क्या है लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इनके बीच में रिलेशन है। यहाँ पे भी देखिए बच्चों अगर आपको a फाइंड आउट करना है तो महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक,
भाग कर देंगे b से, और अगर आपको b फाइंड आउट करना है तो अगेन दोनों का गुना और a से भाग कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अतः दो संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। उदाहरण देखिए बच्चों, जैसे आपको दो संख्याएं दे रखी है, उनका महत्तम समापवर्तक 8 है और लघुत्तम समापवर्तक 120 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रूल पढ़ा हुआ है, इस रूल को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 8 गुना 120 दे रखा है और उनमें से एक संख्या 40 दे रखी है और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आप कह सकते हो कि b ज्ञात करना है, 8 गुना 120 दे रखा है और पहली संख्या क्या है 40। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 24 आपका आंसर है फाइनल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, यदि दो संख्याएं दे रखी है 38 और 42, मौसा और लसा ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, रिपीट। अब बच्चों देखिए यहाँ पे आपको दो संख्याएं दे रखी है 38 और 42, आपको महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो जब दो संख्याएं आपको पता है तो आप दोनों में से कोई एक पता कर सकते हो। सपोज हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, तो महत्तम समापवर्तक दीर्घ, जो हमने पढ़ा था दीर्घ डिवीजन पढ़ा था ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो वैसे ही दीर्घ विभाजित विधि यूज करके आपको क्या निकालना है, आपको अपना मौसा निकालना है। जब मौसा आएगा वो 2 आएगा। अब हमें मौसा भी पता चल गया तो लौसा निकल सकता है ना। संख्याओं का गुणनफल भाग किससे करेंगे, मौसा से, तो आपको 798 आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट अभ्यास में देखिए क्या बोला गया है। अभ्यास में बोला गया है प्रत्येक युग्म संख्याओं के लिए यह प्रमाणित कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू मौसा यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल होता है। मतलब क्या है, सीधे सीधे आपको a इंटू बी इज इक्वल टू P जो कि आपका महत्तम समापवर्तक है और Q जो कि आपका लघुत्तम समापवर्तक है, फॉर एग्जाम्पल हम मान रहे हैं। ठीक है, वो प्रूफ करना है जो हमने अभी रूल पढ़ा था। तो आप क्या करेंगे, पहले इनका महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, फिर लघुत्तम समापवर्तक भी निकाल लेंगे, फिर उनकी प्रॉपर्टीज को जो हमने रूल पढ़ा है उन्हें LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके प्रूफ करना है। देखिए कैसे, 21 और 25 दे रखा है, तो 25, देखिए पहले इसका हम क्या निकालेंगे, हम इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो देखिए 25 को भाग दीजिए 21 से, 21 एकम 21, घटाइए 4, 21 यहाँ आएगा है ना, फिर 4 पंजे 20, कितना बचा 1, फिर 4 यहाँ आएगा, ये कितना बचा, अब आपने देखा यहाँ पे कितना आया 1, कितना बचा 1। तो आपका जो लघुत्तम यहाँ पे मौसा आया है वो है 1, है ना। और ऐसे ही अब आप लघुत्तम समापवर्तक भी निकाल लेंगे। लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, इन दोनों का गुना करेंगे, तो इन दोनों का गुना करके कितना आएगा, ये लसा है ये इसका। ठीक है, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 525। अब इन दोनों के रूल को आप प्रूफ कीजिए बच्चों, तो कितना होगा, दोनों संख्याओं का गुणन, दोनों संख्याओं का गुना, और महत्तम समापवर्तक 1 और लघुत्तम समापवर्तक की गुना, तो दोनों का जब आप गुना करेंगे तो 525 बराबर 525 ही आएगा, जो कि प्रूव हो गया। ऐसे ही आपको इन्हें प्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, मौसा व लसा ज्ञात कीजिए, तो इसे आप कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, यदि दो संख्याएं 45 और 36 है, उनका महत्तम समापवर्तक 9 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको यहाँ देखिए मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ। दो संख्याएं 45 गुना 36, महत्तम समापवर्तक 9 है और लघुत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, तो कितना आएगा 180 आपका लघुत्तम समापवर्तक आएगा। ठीक है, रूल पढ़ा था ना सेम बच्चों, इसी फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए उसी तरीके से बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज के सॉल्व करने हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, HCF का और LCM का, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।